बड़ी अजीब सी है इस शाह की रोशनी साहब, उजालों में भी लोगों की चेहरे पहचानना मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पुनः आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं और स्वास्थ्य के वजह से मेरी वीडियो आप लोग के तक नहीं पहुंच पा रहा था। ज़्यादा इशू हो चुका था स्वास्थ्य को लेकर, बट अभी मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, तो पुनः आप लोग की सेवा में उपस्थित हो चुका हूँ। और आज का जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो भी घटनाक्रम पार्ट 1 में आप लोग के बीच दे चुका हूँ, और आज पार्ट 2 होगा। मैं प्रयास करूँगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वैदिक काल से और ऋग वैदिक काल से, मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी किंतु मैं टोटल का टोटल संपूर्ण घटनाक्रम आपके बीच परोसने का कार्य करूँगा। तो देरी करते न हुए हम आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ऋग वैदिक काल में टू द पॉइंट्स के व्यू से क्या पहले इम्पोर्टेंस होता है, जानने का प्रयास करते हैं। सर कहते हैं कि जो ऋग वैदिक काल की घटनाक्रम थी सर, वो ऋग वैदिक काल की घटना में एक ऐसा संपूर्ण चित्रात्मक बन के आता है कि जब ये ऋग वैदिक वाले जो थे मध्य एशिया से भारत में प्रवेश होते हैं, तो उनकी भाषा शैली कैसी रहती है, उनका कालखंड कैसे माना जाता है, और उसके बीच इनका निवास स्थान और इनके निवास स्थान के जगह की कल्पना कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले देखने का हम प्रयास करते हैं सर कि जो इनकी भाषा शैली हुआ करती थी तो संस्कृत भाषा शैली थी, लेकिन एक मैक्स मुलर इतिहासकार साहब आते हैं, मैक्स मुलर साहब, और इन्होंने कहा कि इनके निवास जो स्थल थे दो थे। एक सिंधु प्रांत क्षेत्र के सिंधु नदी के क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर निवास करते थे, और एक जो कि गंगा नदी के तट पर निवास करते थे। मैक्स मुलर साहब कहते हैं और बोलते हैं, कहते हैं कि इनका वैदिक सभ्यता का एज 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच माना जाता है। ये वैदिक काल की बात करते हैं। इनका निवास स्थान की बात करते हैं कि सिंधु नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र था, इसी के तट पे, इसी के किनारे पे ये निवास करते थे। साथ ही साथ इनकी जानकारी की बात करते हैं, तो उनकी जानकारी की बात करते हैं, वो बोलते हैं, बताते हैं कि इनकी जानकारी हमको वेदों से मिलता है। किससे मिलती है सर? वेदों से हमको इनकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इनके विकास खंड की बात किया जाए तो इनका विकास सर मध्य एशिया से हुआ करता है, क्योंकि ये मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि मध्य एशिया से लोग का भारत की तरफ कूच करते हैं आए थे। और मैक्स मुलर साहब कहते हैं ये ग्रामीण थे, शहरी थे कि नगरीय वाले थे। तो ये लोग मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र के बिलोंग्स करते थे और ये आर्य हुआ करते थे। और इसमें विभाजन की दो बातें आती हैं, एक आती है कि सिंधु प्रांत और दूसरी आती है गंगा के इलाका। तो सिंध प्रांत के जो क्षेत्र हैं उनको हम 1500 से लेकर 1000 बीसी के कालखंड को मानेंगे, उसके बीच में बांटने का प्रयास करेंगे, और उस कालखंड को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के कालखंड को हम ऋग्वैदिक कालखंड को नाम से जानते हैं, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में आए, आर्य जब भारत में निवास करने आए, रहने आए, तो उनका आगमन किस क्षेत्र से हुआ, किस शहर से हुआ? तो इसे बताता है कि जो अफगानिस्तान का इलाका हुआ करता था, जो पंजाब का इलाका हुआ करता था, उसी के क्षेत्र से ये भारत में निवास करने आते हैं। ठीक है, ये था जो विशेष जानकारी टू द पॉइंट्स था। आगे जब बढ़ने के प्रयास करेंगे और हम पढ़ने के ये जानेंगे कि ऋग वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी काल का खंड था, उनकी शासन प्रशासन कैसी थी और इनके क्या कारण थे, और हम जानने के प्रयास करेंगे कि इनके प्रशासनिक क्षेत्र में, इनकी राजनीतिक क्षेत्र में क्या गतिविधियां देखने को हमें मिलती है। देखिए सर,
इनकी राजनीति की बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में, इस कालखंड को 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के कालखंड को हम मानते हैं। इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं, इनके जो प्रधान मुख्य कुल थे, इनमें 5 कुल में बांटे गए थे। इनके जो प्रशासनिक कार्य का इकाई थी, जो यूनिट थी, इनको 5 ग्रुप में बांटा गया था। और 5 ग्रुप को जो बांटा गया था, उस कुल मुखिया को एक तो कुल कहा जाता था, कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा 20 और चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। अब उस कालखंड के जो मुखिया थे, जो प्रधान हुआ करते थे, उनको क्या कह के पुकारा जाता था? तो कुल था, जो कि उस सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो कुल से कुलपति के नाम से इनको जाना जाता था। क्या कहता था? कुल को कुलपति के नाम से जाना जाता था, जो कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। दूसरा आता है 20 और 20 ग्राम, और दूसरा आता है सर ग्राम, और ग्राम को ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था, ग्रामीणी के नाम से पुकारा जाता था। तीसरा आता है सर 20, जो कि 20 पति के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंस है, पहला 20 पति, तीसरा 20 पति, ग्रामीण भी इम्पोर्टेंस है और कुल भी इम्पोर्टेंस है सर। जन को राजन के नाम से जाना जाता था, जन को राजन के नाम से पुकारा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंस है। और राष्ट्र की जब निर्माण की बात आती है, तो राष्ट्र के निर्माण में इसको हम राजा की संज्ञा जब देते हैं, राजा कह के पुकारते थे। राजा ही उस राष्ट्र का निर्माणकर्ता में नेतृत्व करता था, जो कि सबसे बड़ी इकाई के रूप में देखा जाता है। एक बार पुनः हम देखने का प्रयास करेंगे कि पहला जो उनका प्रधान था, मुखिया कहलाता था, जो कि 5 कुल में बांटा गया था, 5 इकाई में बांटा गया था। तो पहला कुल था, कुल को कुलपति कहा जाता था, जो कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और दूसरा ग्रामीण, ग्रामीण को ग्रामीणी कहा जाता था। 20, तीसरा 20, जो कि 20 पति के नाम से जाना जाता था। और चौथा जन था, जो कि राजन के नाम से जाना जाता था। और पांचवा राष्ट्र, जो कि किंग मेकर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं कि इनके कुछ प्रमुख ऑफिसर्स होंगे, और प्रमुख ऑफिसर में कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने रखता है, और कौन से अधिकारी इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंस की दृष्टि से इनके शासन काल में कौन से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके सबसे एक धार्मिक अधिकारी की बात आती है सर, और धार्मिक में 2 अधिकारी आते थे, एक विश्वामित्र जी और दूसरा वशिष्ठ जी। तो इनके जो वशिष्ठ साहब थे, वशिष्ठ जी, ये रूढ़िवादी थे, पुराने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे, मानने को बाध्य थे। और दूसरा विश्वामित्र जी थे, जो कि उदारवादी हुआ करते थे। इनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे। इनको हम पुरोहित के भी नाम से जाना जाता है, इनको पुरोहित भी हम कहते थे सर, पुरोहित भी कहते थे। ठीक है, आगे जब जाती है बात, एक इनके गुप्तचर हुआ करते थे, इनके गुप्तचर हुआ करते थे। और गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था, गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। और दुर्गपति, जो कि उस किले के पति, उस किले के रक्षा की बात करते थे, देखते थे, देख रेख करते थे, उसको पूरब कहा जाता था। दुर्गपति को पूरब कहा जाता था, और गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ज्यादा इंपोर्टेंस ये रखता है सर, ज्यादा इंपोर्टेंट चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य कारण क्या था? इनका मुख्य जो व्यवसाय के रूप में देखा जाए, तो उनका मुख्य व्यवसाय था सर पशुपालन। इनका कार्य पशुपालन था। और पशुपालन जो कि चारागाह की ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है, तो इनके जो अधिकारी हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे सर, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहते थे। और इसको क्या कहा जाता था? तो इसको वाजपति के नाम से जाना जाता था, वाजपति के नाम जाना जाता था। चारागाह गोचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति। और वाजपति मुख्य व्यवसाय इन लोगों का क्या था? पशुपालन था। और उसका मुख्य देखरेख करता कौन कहलाते थे? वाजपति कहलाते थे। ठीक, इसके बाद आता है सत्य या रथकार, जो कि 12 इनकी
संख्या में इनके अधिकारी हुआ करते थे, तो बाकी के जो बचते थे तो इनको रत्नी कहा जाता था, जो कि 12 की संख्या में इनके मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंस अधिकारी की बात किया जाएगा तो इनके एक पुरोहित हुआ करते थे और दूसरा की सैनिक के नाम से जाना जाता था। जो मैं यहाँ बताया धार्मिक अधिकारी की बात, तो उनको हम पुरोहित कहते थे, और जो इनके देख रेख करता थे चारागाह के, वो सैनिक के रूप में जाना जाता था। तो इनके सर्वाधिक अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी की बात किया जाएगा तो पहले पुरोहित और दूसरा सैनिक थे। और न्यायिक के अधिकारी की बात किया जाए तो न्यायिक अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सभा और समिति हुआ करती थी। इनके दरबार में, राज्य दरबार में सभा और सभापति होती थी, समिति होती थी। तो इनकी सभा और समिति दो प्रकार की होती थी। तो एक को कहा जाता था सभा और दूसरा को समिति कहा जाता था। सभा बहुत इंपोर्टेंट हुआ करती थी और उसमें मुख्यतः इम्पोर्टेंट्स व्यक्ति ही उसमें शामिल हो सकते थे, और साथ ही साथ उसमें महिलाओं का एंट्री नहीं थी। किंतु जब ये समिति की बात आती है तो समिति में सामान्य लोगों की बैठकें होती थी, सामान्य लोगों की और क्या बोलते हैं अध्यक्षता हुआ करता था, और उसके देख रेख में वो सामान्य लोग इसमें शामिल होते थे। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी, किंतु सभा की बात किया जाए तो सभा में ये इम्पोर्टेंट्स लोग ही इसमें क्या होते थे, शामिल हो सकते थे, और साथ ही साथ महिलाओं की एंट्री नहीं थी सभा में। किंतु समिति में महिलाओं की एंट्री थी, शामिल हो सकती थी। और इस समिति में जो अध्यक्षता कहा जाता था, अध्यक्षता करता था, उसको ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान के नाम से जाना जाता था, जो कि इम्पोर्टेंस है। ठीक, इसके बाद सभा और समिति के बाद इसके प्रशासनिक कार्यों का देखने के बाद हम इसको देखते हैं कि युद्ध के इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं, इनके कालखंड में क्या युद्ध भी हुए, इनके जीवन शैली भी क्या रहा। तो इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे। चलिए, तो स्टार्ट हो चुका, आप लोग का स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। जब आर्य मध्य एशिया से आते हैं तो उनका मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाता तो पशुपालन था, शिकार करना, पशुपालन करना इत्यादि थे। तो ये लोग क्या हुए कि जब भारत में ये निवास करते हैं, ये लोग भारत में निवास करते हैं, तो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग ग्रुप में ये भारत में निवास करते हैं। और जब भारत में आर्य जब आए तो अलग अलग ग्रुप में निवास कर गए। पता चला कि ये लोग आपस से कई ही समाज में ये लोग, इनके अंदर असंतोष पैदा होने लगा, और असंतोष पैदा होने के वजह से इनके बीच द्वंद्व उत्पन्न हुआ, और कहीं न कहीं ये द्वंद्व युद्ध का मोड़ ले लिया, रूप ले लिया। और युद्ध का मोड़ इस कारण लिया कि ये लोग पशुपालन के मुख्य आधार हुआ करता था इनका। जब भारत में आगमन होता है तो ये लोग का पशुपालन मुख्य आधार रहता है सर। और पशुपालन के साथ साथ जब ये जब बात आती है गविष्टि शब्द की, जिसकी गाय की खोज होता है, इसका रूप, जिसका अर्थ देखा जाता है गाय की खोज होता है। तो जब मध्य एशिया से भारत में आते हैं तो लोग पशुपालन के मुख्य टारगेट को पूरा करने में, अचीव करने में ये आपस में युद्ध करने लगते हैं। और ये गाय की मारने की जो बातें कही गई है, तो इसमें पशुपालन का मुख्य आधार मानते हैं, और ये लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं। और उसमें एक युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसे कि दशराग्य युद्ध कहा जाता है सर। इसमें क्या होता है कि ये आपस में अपना अपना ग्रुप बनाए हुए थे। तो एक ग्रुप का नाम था, बहुत ही अच्छा, इनका भरत कबीला। एक ग्रुप का नाम था भरत कबीला, और उस ग्रुप का लीडरशिप, नेतृत्व, किंग मेकर का भूमिका निभा रहा था वहाँ का सुदास राजा।
क्योंकि अपने अपने ग्रुप का लीडर का नेतृत्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के अपने उस समाज में वो अपना लीडरशिप निभा रहा था। तो 10 कबीलों में 10 राग की युद्ध की बात करता है, यानी 10 राजाओं के बीच के युद्ध होता है। तो उसमें एक अच्छा कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला, और उसका नेतृत्व सुदास कर रहा था सर। और सुदास इस युद्ध में ये क्या कहता है, ये इसमें जीत जाता है, दसरा युद्ध में जीत जाता है। अन्य जो 9 कबीले हुआ करते थे, ये अन्य कबीले हार जाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमको इसकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है, युद्ध की चर्चा की जानकारी मिलती है। और ये युद्ध होता है सर कहाँ पे होता है, तो ये युद्ध होता है इस क्षेत्र में, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर यानी कि उस समय उसको कहा जाता था, परुशणी के नाम से जाना जाता था। तो यही परुशणी नदी जो कि आज वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी के युद्ध में आप लोग बार बार हम रिवीजन कराने के स्लाइड में मूड में बताते रहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर देश की प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाई गई और उनकी अध्यक्षता में ही मनाया गया। तो रावी नदी के तट पर इसकी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद ये 10 राजाओं के बीच का युद्ध होता है और ये भी 7वें मंडल की जानकारी मिलती है। और ये जो युद्ध होता है आपस में जो लड़ते हैं, इनकी गाय के लिए युद्ध होता है सर। गाय को न मारना, ये जो कि गाय की खोज गविष्टि शब्द दिया गया है, गाय को न मारना, गाय की वजह से ये आपस में असंतोष पैदा करते थे और आपस में युद्ध किए। और उसी कबीला में एक कबीला भरत कबीला था, सुदास नाम के किंग राजा था, उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया और वो उसकी क्या होती है, जीत होती है। ठीक, ये लोग तो इस तरह रहा इन लोग का युद्ध और पशुपालन से रिलेटेड। आगे जब हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो यहाँ हम आते हैं कि यहाँ सामाजिक जानकारी, विशेष जानकारी हमको मिलती है कि इनके अंदर जो थी वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था को इन्होंने 4 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। और बताते हैं इसका जानकारी भी हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है सर। क्या मिलता है कि जो इनके अंदर, इनके सोसाइटी के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, ये 4 प्रकार की थी। अब 4 प्रकार में पहली जो वर्ण व्यवस्था थी, पहले स्थान पे ये लोग मान्यता दिए रखे थे कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मुख से हमारा पैदा हुआ है। और दूसरा आता है क्षत्रिय, जो कि बाजू से जन्म लिया है। और तीसरा है वैश्य, जो कि जांग से पैदा हुआ है। और चौथा है शूद्र, जो कि पैरों के तले, नीचे जो होती है पैरों के तले, उससे जन्म लिया है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब देखिए, जिसमें ब्राह्मण की बात आती है सर, इसमें कहता है कि ब्राह्मण जो है उच्च कोटि का है। और इसका मुख्य कारण क्या था, इनका मुख्य कारण था, इसके बांटने का आधार मुख्य था। तो इसका बांटने का मुख्य कारण था सर व्यवसाय, कर्म पर आधारित था। और मान लीजिए इनका जो कार्य था ब्राह्मण का ज्ञान देना। तो ज्ञान की बातें जब जो ब्राह्मण कहता है, जो व्यक्ति कहता है, तो इन्होंने कहा कि हम सबसे उच्च कोटि के हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका जो आधार होगा, बांटने का आधार होगा, विभाजन करने की आधार होगी, वो कर्म होगा। और कर्म के ही आधार पर इन 4 वर्ण व्यवस्था में बांटे हुए थे। क्षत्रिय की बात आती है, जो क्षत्रिय सेना में कार्य करता था, जो बलशाली हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारे लेवल का नहीं है, ये क्षत्रिय जो रक्षा करने के उद्देश्य से ये इसमें इस कालखंड को इसमें बांटने का प्रयास किया, बताया गया है। ठीक, किंतु इसके बाद वैश्य जो आता है, उससे नीचे उसका और कुछ काम रहता है, शूद्र आता है, उसका और छोटा काम रहता है। इस तरह से बांटते हैं। किंतु आज के वर्तमान में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इस सब का कहीं ना कहीं पतन हो चुका है। जो मुख्य रूप से
जो कट्टर लोग हैं उसी का ये मान्यता मानते हैं, किंतु जो आज के शिक्षित वर्ग है वो ये सब नहीं मानता है। हमको क्या करना है, हमको बस ये याद करना है टू द पॉइंट एग्जाम्स के व्यू से कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इनकी क्या व्यवसाय था, इनकी मुख्य समाज कैसी थी, इनकी राजनीतिक प्राणी कैसी थी, और इनके सिस्टम प्रशासनिक और राजनीतिक और धार्मिक क्या थे। बस ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था की जानकारी 10वें ऋग्वेद के हमको मिलता है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी 10वें ऋग्वेद के मिलता है। इसका विभाजन का कार्य था व्यवसाय कर्म पर आधारित था। समाज कैसा था सर, तो समाज कहता है कि पितृसत्तात्मक समाज था। पितृ समाज सत्तात्मक यानी कि पिता की मान्यता वैसी समाज जिसमें पिता का पुरुषों का बात को माना जाए, उनकी प्रथम प्राथमिकता दी जाए, उनकी मान्यता दी जाए, वहीं पितृ सत्तात्मक होगा। किंतु कहीं न कहीं इसमें हमको जानकारी मिलती है कि जिसमें सभा थी, सभा में तो मुख्य लोग शामिल हो सकते थे, किंतु समिति में जो पिछले मैं बता रहा था स्लाइड में, तो समिति में इसमें महिलाएं शामिल हो सकती थी। किंतु इसमें बताता है कि हालांकि स्त्रियों का स्थिति देखा जाए, इसकी कंडीशन देखा जाए तो खराब कंडीशन नहीं थी, अच्छी कंडीशन थी। और इसकी हम जानकारी हमको देखने को मिलती है किसमें, 10वें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कहता है कि लोक मुद्रा, घोपा, सिक्ता, अपाला जैसे विदुषी विद्वान महिलाओं को नाम हमें देखने को मिलता है इसमें। राइट, चलिए ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, ये कहता है सर कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा का चलचित्र व्यवस्था नहीं था। बाल विवाह की व्यवस्थाएं नहीं थी, हाँ, साथ ही साथ पर्दा प्रथा की व्यवस्थाएं भी नहीं थी। और कहता है कि पति के साथ यज्ञ में पत्नी को शामिल किया जा सकता था, राइट, उस टाइम। किंतु समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, अगला देखते हैं। तो पति के साथ यज्ञ में भागीदारी दे सकती थी कौन, पत्नी, पत्नी दे सकती थी। साथ ही साथ कहता है कि अगर विधवा स्त्री है और उसकी विधवा स्त्री, उसका पति एक्सपायर कर गया है, मृत्यु हो गया है, तो उसके जो पति का भाई है जिसको देवर के रूप में जाना जाता है, तो देवर के साथ वो सब क्या कर सकती है, शादी विवाह कर सकती है। इसकी ये मान्यता बनाई गया था, और साथ ही साथ वो उसके साथ शादी करने का अधिकारी हुआ करती थी। साथ ही साथ इसमें यह बताता है कि जो महिलाएं मान लीजिए तो विधवा हैं, फिर पुनः शादी करने के लिए वो कर सकती है, किंतु वैसी महिलाएं जो आजीवन क्या बोलते हैं कि अपने जीवन काल में शादी न करे, तो उसको क्या कहा जाता था, तो जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी तो उसको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं जीवन भर क्या रहती थी, कुंवारी रहती थी, अविवाहित रहती थी, उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक, इसके ये की पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। अगला बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले हम स्लाइड में लेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। थैंक यू।